नमस्कार, एनटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले 46 लाख के पार हो चुके हैं और अब तक 77,472 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। और देश में अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 97,570 नए मामले आए हैं। हर रोज ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और अब करीब 1 लाख के आसपास आपको रोज कोरोना के नए मरीज देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें मरने वालों की तो 1201 जो मरीज हैं कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई है 24 घंटे में। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट भी 77.77% है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इस खास शो के अंदर। शुरुआत इस मौजूदा स्थिति को लेकर ही करते हैं। अगर कोरोना की हालत को हम समझना चाहें, इस वक्त देश में क्या स्थिति है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब जो केस हैं वो करीब करीब 1 लाख रोज देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब हम रोज के 1 लाख के करीब केसेस देख रहे हैं। और कई लोगों का मानना है कि संख्या में हम नंबर 1 भी हो जाएंगे, कि हमारे सबसे ज़्यादा केसेस भारत में ही होंगे। ऑल्दो अगर हम इसका उस हिसाब से देखें कि नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन, तो हमारे केसेस इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसलिए केसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन आपने जैसे सही कहा कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और हमारी मोर्टेलिटी जो है वो कई देशों से कम है। तो मेरा ये मानना है कि केसेस तो हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है और अब कुछ हद तक लोगों में जैसे कोविड बिहेवियर फटीग हो गया है, तो इसलिए वो मास्क लगाना अब लोग कम कर दिया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल कम हो गई है और वायरस जो है वो आस्ता आस्ता अब छोटे शहरों और तो कुछ गाँव में भी फैल रहा है। तो केसेस तो कुछ हद तक बढ़ेंगे। हमारी टेस्टिंग भी बढ़ गई है, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा टेस्ट करोगे तो ज़्यादा केसेस भी पिकअप करेंगे। लेकिन हमें फोकस करना चाहिए कि हमारी मोर्टेलिटी ना बढ़े, हम जितनी लोगों की जान बचा पाएँ वो हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इस स्थिति को हम देखें, क्योंकि पहले एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब आने वाले कुछ महीने में हमें पीक देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो आईसीएमआर का सीरो सर्वे के बारे में आपने देखा होगा, उसमें रिपोर्ट ये आई कि अब से कुछ महीने पहले ही 64 लाख के आसपास लोग थे जो कोरोना के जद में आ चुके थे। और तभी क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही थी तो शायद ज्यादा तक लोगों तक संक्रमण इसका पहुंचा होगा। तो क्या इस सर्वे के मुताबिक माना जाए कि अभी जो स्थिति है उससे ज्यादा लोगों तक संक्रमण पहुंच चुका होगा अभी, क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं तो जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, एक तो ये कि जो टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो मामले भी सामने आ रहे हैं, और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि कई केसेस ऐसे हैं जो हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कोई लक्षण नहीं है, और उनमें से कई ऐसे होंगे जो टेस्ट भी नहीं अपना कराएंगे क्योंकि उनको कोई लक्षण नहीं है। लेकिन जब हम उनका सीरो सर्वे करेंगे तो वो उसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हुआ है। तो इसलिए कई हमारे ऐसे केसेस हैं जो हम कहेंगे पॉजिटिव आए थे, उनको इन्फेक्शन हुआ लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया और इसलिए वो पकड़ में नहीं आए। लेकिन जब हम पूरा इन्फेक्टिविटी रेट देखेंगे कि इन्फेक्टिविटी रेट में मोर्टेलिटी कितनी है, तो हमारी मोर्टेलिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए। जी, तो लगातार हम इस पर क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि संक्रमण अब तेज़ी से फैल रहा है और ग्रामीण अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ पर तो और ज़्यादा गंभीर स्थिति होगी इस हिसाब से, क्योंकि ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसको संक्रमण है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादातर लोग हैं, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर जिक्र किया। बिल्कुल, तो हमें 2 चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो यही है कि जहाँ पे भी हम जितना टेस्टिंग कर सकें और टेस्टिंग के बाद ट्रैकिंग करें कि कौन-कौन वो जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो किन-किन लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको क्वारंटाइन करें जिससे वो आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं, और उनकी भी अगर टेस्टिंग हो सके तो उनकी टेस्टिंग करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है कि हर जगह पे हम ये देखें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो पूरी तरह से रेडी रहे, क्योंकि अगर ये केसेस कई जगह फैलते हैं जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी तो पूरी तरह से तैयार नहीं है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके कारण वहाँ पे मोर्टेलिटी ज़्यादा हो, लोगों की मृत्यु हो। तो वो ट्रेनिंग भी और वो नेटवर्किंग भी करना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है करना, और ये इसलिए भी क्योंकि जितनी जल्दी पता लग पाएगा कि कहाँ तक संक्रमण है या किन लोगों तक पहुँचा है, तो उतनी जल्दी आप कम से कम रोक पाएंगे अगर फैलने, क्योंकि इलाज के लिए तो वैक्सीन ज़रूरी है और वैक्सीन का इंतज़ार हम कर भी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब,
प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी सवाल है। ये एक काफी कारगर तरीका माना जा रहा था कुछ वक्त पहले तक, लेकिन अब इसको लेकर सवाल है कि ये कितना ज्यादा कारगर है। आईसीएमआर की स्टडी में ये सामने आया है कि शायद जान बचाने में ये इतनी कारगर नहीं है थेरेपी, लेकिन इसको लेकर फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, जानकारों की अलग राय भी है। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि कितनी कारगर ये जो थेरेपी है वो है, या फिर कोई इस्तेमाल इसका नहीं है ज्यादा? तो प्लाज्मा थेरेपी का कुछ तो इस्तेमाल है, ये तो कहना ठीक नहीं रहेगा कि इसका बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। लेकिन दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक ये है कि किस टाइप का प्लाज्मा देना चाहिए, और दूसरा किस व्यक्ति को कब देना चाहिए। तो एक तो ये है जरूरी कि हर एक व्यक्ति जो ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा थेरेपी या कन्वलेसेंट प्लाज्मा नहीं है, क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति का प्लाज्मा चेक करना है कि उसमें एंटीबॉडी टाइटर ठीक है, और इस एंटीबॉडी टाइटर इतना होना चाहिए कि वो जिसको हम दे रहे हैं उसको प्रोटेक्शन दे। और हम ये जानते हैं कि कई लोग जो रिकवर करते हैं उनमें इतनी एंटीबॉडीज नहीं बनती, तो अगर उनका सिर्फ हम प्लाज्मा ले और उसके टेस्ट ना करें और किसी को दे दें तो उसका से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि कब प्लाज्मा देना चाहिए, वो भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज खुद भी बननी शुरू हो जाती हैं, और ये देखा गया कि 8वें 10वें दिन के बाद तो अपने बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बना लेता है और अच्छी मात्रा में बनाना शुरू कर देता है। तो बाहर से एंटीबॉडीज देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लाज्मा थेरेपी अगर ठीक टाइप की प्लाज्मा हो और अगर हम जल्दी उसको दे पेशेंट्स में, तो उसमें कुछ हद तक बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ तो फायदा इसका हो ही सकता है अगर आप देखें तो इस तरीके से, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है तो कुछ लिहाज से तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर साहब प्लाज्मा थेरेपी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर हम इसके इस्तेमाल को देखें तो? हाँ, प्लाज्मा थेरेपी के कुछ नुकसान हो सकते हैं। एक नुकसान जो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन लिटरेचर में मेंशन है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी एसोसिएटेड इन्हांसमेंट, एंटीबॉडी डिराइव्ड इन्हांसमेंट, कि जो व्यक्ति की आपने एंटीबॉडीज दी हैं कभी वो भी वायरस के साथ इंटरेक्शन से कभी वायरस इन्फेक्शन बढ़ सकता है उससे। दूसरा, प्लाज्मा सेफ होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपको टेस्ट करना चाहिए कि उसके थ्रू कोई और इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, मतलब चाहे वो हम हेपेटाइटिस की बात करें या और कोई वायरल इन्फेक्शन की बात करें। और दूसरा, ध्यान से देना चाहिए कि उससे कोई रिएक्शन ना हो। तो प्लाज्मा देने के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज ये देखा गया है आईसीएमआर की स्टडी में भी कि बाय एंड लार्ज थेरेपी सेफ है। एफिकेसी कितनी है इस पे थोड़ा भी अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जी, अब वैक्सीन की भी थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि वैक्सीन का अब काफी वक्त से इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन हमें देखने को ही मिलेगी। लेकिन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो आखिरी चरण में अपने ट्रायल के, इसको लेकर भी कुछ सवाल आए डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक वॉलंटियर को कुछ दिक्कतें इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद देखने को मिली, जिसके बाद इसके ट्रायल को रोका भी गया। हालांकि अब इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो क्या वैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं कि ये नुकसानदायक भी हो सकती है? हालांकि अभी फिर से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, वैक्सीन जब भी आए तो उसका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सेफ होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि वैक्सीन किसी में कुछ नुकसान करे और जिससे फिर हम इतने सारे लोगों को दें और वैक्सीन से ही कोई साइड इफेक्ट हो जाए। तो सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसलिए जब हम ट्राई करते हैं लोगों में तो देखते हैं कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। कई दफा एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। कई वैक्सीन जो पहले आई थी उनमें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए थे, और इसलिए वो उनके एडजुवेंट जो वैक्सीन के साथ हम दवाई देते हैं उसके साथ रिएक्शन हुआ था। और कई दफा ऐसा होता है, जैसे हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे, जो एंटीबॉडीज हैं वैक्सीन के साथ भी जब वैक्सीन देते हैं और किसी को इन्फेक्शन है तो वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी कभी कभी इतनी मात्रा में नहीं होती, और वायरस के जब वो कॉन्टैक्ट में आती हैं तो कभी कभी वो उसको इफेक्ट को इनहैंस कर सकती हैं, जिससे इन्फेक्शन और सीवियर हो सकता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है ये ट्रायल में देखने की जरूरत होती है, और इसलिए जो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी साइड इफेक्ट हो उसको बड़े बारीकी से देखा जाता है। अगर ये लगता है कि ये साइड इफेक्ट वैक्सीन से नहीं है, वैसे ही हुआ है, तो ट्रायल फिर आगे शुरू हो जाता है। अगर लगता है कि ये वैक्सीन से हो सकता है तो फिर हम उसमें और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर हम एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को देखें, क्योंकि ये तीसरे फेज में है और अब अगर ये यहाँ से अप्रूव हो जाती है तो शायद इसका इस्तेमाल देखने को मिले आने वाले वक्त में, तो ये जो परेशानी यहाँ पर आई थी ये किस तरीके की थी जो वॉलंटियर को दिखी थी, और किस तरीके से वैक्सीन ये काम करेगी? तो वैक्सीन जो है ये आप जब किसी को वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन बॉडी में एक रिएक्शन करेगी। जो कई टाइप की वैक्सीन हैं, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज फिर बॉडी में स्टिमुलेट करेगी सेल को कि वो
एंटीजन बनाए और उससे फिर एंटीबॉडीज बने। जब एंटीबॉडीज बनेंगी तो वो आपको प्रोटेक्शन देगी, और फिर जब आपको इन्फेक्शन होगा कोविड से, तो ये एंटीबॉडीज उस वायरस के साथ लड़ के आपको इन्फेक्शन नहीं होने देंगी या उसकी सिवियरिटी कम कर देंगी। लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि कितने डोजेस देने हैं, एक डोज देना है या 1 महीने के बाद दूसरा डोज देना है, बूस्टर डोज की जरूरत है। दूसरा ये कि इम्यूनिटी कितने दिन रहती है, आपको अगला डोज 6 महीने के बाद की जरूरत पड़ेगी, साल बाद, या कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही शॉट से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल सकती है। और दूसरा है कि वायरस अगर कुछ म्यूटेट करके चेंज होता है तो उससे इस वैक्सीन में एफिकेसी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये तो जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ेगा और वैक्सीन यूज में आएगी तब इन चीजों का हमें आंसर मिल पाए। अच्छा डॉक्टर गुलेरिया, एक सवाल टेस्टिंग को लेकर भी है कि अगर आपको टेस्ट कराना है तो आप कौन सा टेस्ट करवाएं? क्या रैपिड टेस्ट पर ज़्यादा भरोसा आपको करना चाहिए? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि आप RT-PCR टेस्ट की तरफ जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा जो उसके रिजल्ट्स हैं उस पर भरोसा किया जाता है। तो अगर कोई रैपिड टेस्ट करवाता है, उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये तो मान लिया जाता है कि वो पॉजिटिव ही है, लेकिन वो नेगेटिव आता है तब थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद नेगेटिव आप आ सकते हैं अगर आप पॉजिटिव हों तो भी। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे अगर आप रैपिड टेस्ट के लिए जाते हैं और आप नेगेटिव भी आ जाते हैं, तब भी आपको क्या दोबारा से करा लेना चाहिए एहतियातन? बिल्कुल, अगर आप रैपिड टेस्ट कराते हैं और आपको लक्षण है कोविड के, तो आपको RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। RT-PCR टेस्ट अभी कोविड डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका ये फायदा है कि वो आपको रिजल्ट 15 मिनट में दे देता है कि आप पॉजिटिव है या नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो टेस्ट इज वेरी स्पेसिफिक, अगर पॉजिटिव हैं तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव है, हो सकता है कि आपका वायरल लोड इतना ज्यादा नहीं है, और रैपिड जो टेस्ट है वो वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करता जैसे RT-PCR करता है। तो अगर वायरल लोड कम है तो वो टेस्ट पिकअप नहीं करेगा, लेकिन आपके नाक और गले में इन्फेक्शन है, वायरस है, उसका लोड इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए इस टेस्ट से पिकअप नहीं हो। अगर आप RT-PCR कराओगे तो उसमें पिकअप हो जाएगा। इसलिए अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, आपको RT-PCR टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि आप में इन्फेक्शन इवन अगर कम मात्रा में है वो है या नहीं। तो RT-PCR टेस्ट आपको ज़्यादा चूज करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर एक तरीका है पता लगाने का कि आपके अंदर संक्रमण है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि अब नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कोरोना के केस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं, तो स्थितियां भी थोड़ी अलग हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या परेशानियां सामने आ रही हैं, उससे कैसे निपटा जाना चाहिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ हम मौजूद हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना की स्थिति के ऊपर और कोरोना से आपको कैसे जो बचाव है उसके उपाय करने चाहिए उसके बारे में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जरूरत का सिर्फ 60% ऑक्सीजन ही यहाँ पर मिल पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी यहाँ पर हो रही है। डॉक्टर गुलेरिया, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं इस खबर को, क्योंकि कोरोना की जो पेशेंट हैं उनको तो खासतौर पर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि ये तो काफी गंभीर खबर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एक एसेंशियल पार्ट है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में कोरोना के पेशेंट का। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन का एक मकसद यही था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बहुत काम किया था कि हर एक क्षेत्र में और हर एक राज्य में और हर एक गाँव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। और उसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई हो। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं तो वो जब खत्म हो तो वो रिप्लेस हो, और एक स्टॉक भी हो जो हम कह सकें कि एक बफर स्टॉक है, जिससे आपकी कमी ना हो जब भी पेशेंट को जरूरत हो। क्योंकि ये तो बहुत डेंजरस चीज हो सकती है कि आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए और अभी आपका सप्लाई नहीं आया हुआ है, तो ये तो पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अस्पतालों में तो डॉक्टर गुलेरिया ऑक्सीजन का बफर स्टॉक रखा जाता होगा, और क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसी समस्याएं आपकी नजर में आई हैं सामने? दिल्ली में अभी ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी नहीं है, और दिल्ली में ये बात सही है कि केसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए हॉस्पिटल में आस्ता आस्ता एडमिशन बढ़नी फिर से शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी ऑक्सीजन बेड्स और ICU बेड्स की उस तरह से कमी नहीं है।
डॉक्टर गुलेरिया, हम अगर कोरोना की स्थिति के बारे में जानना चाहें, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है और लोगों को इंतज़ार है कि कब जो हालात हैं वो सामान्य होंगे। हालांकि तमाम जो बाज़ार वगैरह हैं वो सब खुलने लग गए हैं, लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उसको आप बेहतर तो नहीं कह सकते हैं। 1 लाख रोज़ केस आ रहे हैं, तो अब यहाँ से क्या उम्मीद है, आपका क्या अंदाज़ा है? अभी और ज़्यादा वक्त लग सकता है क्या, या ऐसे ही हालात अभी बने रहेंगे? मेरा ये मानना है कि अभी तो कुछ टाइम तक ऐसे हालात बने रहेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम कह रहे हैं कि केसेस कुछ एरियाज में फैल रहे हैं, चाहे हम शहरों की बात करें जहाँ केसेस फिर से आने लगे हैं, या गांव या छोटे शहरों की बात करें जहाँ पे केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। तो अभी कुछ टाइम लगेगा जब तक ये कर्व जो है फ्लैटन होके फिर रास्ता कम होगा। लेकिन हमारे देश में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी आबादी भी ज़्यादा है और अभी तक हमारे में इतनी टाइप की हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। तो इसमें टाइम लगेगा और जब वैक्सीन आएगी तो उसमें ये और जल्दी हो पाएगा। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा कि ये केस आखिर इतने बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया, तमाम तरीके के एहतियात भी कर लिए गए, कोरोना से बचाव के लिए मास्क वगैरह भी आपने इस्तेमाल कर लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात हो गई, लेकिन फिर भी मामले तो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कई दफ़ा देखा गया है और ये 1918 के पैंडेमिक में भी देखा गया था कि जब सेकेंड वेव आया था तो उसमें केसेस फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा हुए थे। और उसमें तब ये कहा गया था कि लोगों में कोविड जैसे कोई भी पैंडेमिक हो, उसके साथ जब इतना टाइम लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो सोचते हैं कि अब इतना टाइम हम नहीं रह सकते, हमारी फ्रीडम भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही मौका वायरस ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वायरस अभी गया नहीं है, वो अभी भी कुछ लोगों में है। और जैसे जैसे क्राउडिंग शुरू होती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, लोग मिलना शुरू कर देते हैं, तो इन्फेक्शन एकदम फिर से फैलना शुरू हो जाता है। तो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क लगाना है, वो हम रेगुलरली करें। और हमने ये देखा कि जहाँ ये देशों में पूरी तरह से हुआ है, वहाँ पे केसेस कम हुए और कम ही रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कोरोना को लेकर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त इतना ही है, लेकिन ज़रूरी है कि आप इस कोरोना की गंभीरता को समझिए, अपना ख्याल रखिए और एहतियात बरतिए। नमस्कार।